अब हम लोग पढ़ेंगे संसाधन के प्रकार। हमने अभी सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर दो संसाधन बताए थे, एक था जैव संसाधन, एक था अजैव संसाधन। उसका यहाँ डिफिनीशन लिखा हुआ है कि ऐसे संसाधन की प्राप्ति जैव मंडल में होती है, जैव मंडल से होती है। कहाँ से होती है? जैव संसाधन का उत्पत्ति जो होती है हमेशा जैव मंडल से होती है। इसमें सजीव के सभी लक्षण मौजूद होते हैं, जैसे कि मनुष्य, वनस्पति, मत्स्य, पशुधन और अन्य प्राणी समुदाय जो हुए सब के सब आप किसके अंतर्गत आता है? सब के सब आपका आ जाता है आपका जैव संसाधन के अंतर्गत। ठीक है। दूसरा होता है अजैव संसाधन, निर्जीव वस्तुओं के समूह और अजैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे कि चट्टान, धातु और खनिज, ये सब के सब है अजैव संसाधन है। आगे ही बढ़ते हैं। दूसरा अगला है उत्पत्ति के उपयोगिता के आधार पर संसाधन दो तरह के होता है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन पूछता है। कभी पूछेगा नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, कभी कहेगा अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। तो इस सभी को पूछेगा तो ध्यान समझिएगा, यह नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन जो होता है उपयोगिता के आधार पर होता है। किसके आधार पर? उपयोगिता के आधार पर। आइए हम लोग नवीकरणीय संसाधन के बारे में पढ़ते हैं। वैसे संसाधन जिन्हें भौतिक या रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा नवीकृत या पुनः प्राप्त किए जाते हैं, यानी कि पुनः प्राप्त किए लिए जाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं नवीकरणीय संसाधन। आइए नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत सौर ऊर्जा होता है। सौर ऊर्जा को खत्म करेंगे फिर से सौर ऊर्जा मिल जाएगा। पवन ऊर्जा खत्म होगा फिर से हम पवन ऊर्जा अपना से बना सकते हैं। जल खत्म होता है फिर वो अपने वापस चला आता है। ठीक है ना। अब आता है विद्युत है, खत्म होगा हम लोग खुद बना लेंगे, तो यानी कि उसका पुनः पूर्ति होते रहता है। जिसका पुनः पूर्ति होते रहेगा वह सब का सब हमारा होता है नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत। ठीक है। अब आते हैं अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन क्या है? ऐसे पदार्थ का विकास लंबी अवधि से जटिल प्रक्रियाओं द्वारा होता है। इस प्रक्रिया को पूरा करने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, यानी कि वैसा संसाधन जो एक बार खत्म होने के बाद उसको पुनः प्राप्त करने में काफ़ी समय लग जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं अनवीकरणीय संसाधन। ठीक ना। जैसे में आ जाता है जीवाश्म ईंधन। अब आते हैं अगला टॉपिक, जो स्वामित्व के आधार पर संसाधन चार तरह के होते हैं। पहला होता है व्यक्तिगत संसाधन। ऐसा संसाधन किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होता है, जिसके बदले वे सरकार को लगान चुकाते हैं। जैसे भूमि हो गया, भूखंड, भूमि, घर, जायदाद जिसको जमीन जायदाद बोलते हैं, जिस पर लोगों का निजी स्वामित्व होता है। तो याद रखिए, जब भी किसी व्यक्ति का निजी स्वामित्व हो जाए, जैसे जमीन पर निजी स्वामित्व होता है, उसके लिए आप जब भी कभी ज़मीन खरीदने जाते हैं तो क्या करना होता है? पहले सरकार को टैक्स देना होता है 9% के हिसाब से। ठीक ना। तो जिसको बदले में आपको सरकार को टैक्स देना पड़ता है वो आपका क्या है? आपका है व्यक्तिगत संसाधन है। चलिए आगे। जैसे में आपका आ गया जैसे भूखंड, जायदाद जिस पर लोगों का निजी स्वामित्व होता है, बाग बगीचा, तालाब, कुआं इत्यादि ऐसे संसाधन है जिस पर व्यक्ति का निजी स्वामित्व होता है। जिस संसाधन पर व्यक्ति का निजी स्वामित्व होता है, याद रखिएगा, वह आपका स्वामित्व संसाधन होता है। कौन सा संसाधन होता है? स्वामित्व संसाधन। अब आते हैं सामुदायिक संसाधन। ऐसे संसाधन किसी खास समुदाय के आधिपत्य से होता है, जिसका उपयोग समूह के लिए सुलभ है। गाँवों में चारण भूमि, शमशान, मस्जिद, परिसर, सामुदायिक भवन, तालाब इत्यादि जो है नगरीय क्षेत्र में इस प्रकार के संसाधन सार्वजनिक पार्क, पिकनिक स्थल, खेल मैदान, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वार, गिरजाघर के रूप में है। ये संसाधन संबंधी समुदाय के लोगों के लिए सर्वसुलभ होते हैं, यानी कि जिस पर पूरे समुदाय का अधिकार हो। जैसे कि आपका शमशान पर क्या हम लोग का अधिकार है? नहीं। किसी एक व्यक्ति का अधिकार है शमशान घाट के लिए? नहीं। क्या मंदिर किसी एक व्यक्ति के लिए होता है? नहीं, सभी के लिए होता है। जिस पर पूरे समाज का अधिकार होता है उसको हम लोग सामुदायिक संसाधन कहते हैं। अगर कभी ऑप्शन आए कि बताइए कि पिकनिक स्थल की कौन सा संसाधन है, तो याद रखिएगा सामुदायिक संसाधन होता है। ठीक है। अब आगे ध्यान दीजिए।
राष्ट्रीय संसाधन कानूनी तौर पर देश या राष्ट्र के अंतर्गत सभी उपलब्ध संसाधन राष्ट्रीय संसाधन है। देश की सरकार को वैधानिक वैधानिक हक है कि वे व्यक्तिगत संसाधन का अधिग्रहण आम जनता के हित में कर सकती है। दूसरा है, आगे समझिए, आपने अपने गांव में या आसपास के क्षेत्रों में भी शहरी विकास प्राधिकरण का बोर्ड देखा होगा। इसे सरकार ने भूमि अधिग्रहित करने हेतु अधिकृत किया है। ये भूमि सहित अन्य नगरीय संसाधन का विकास करते हैं। एक बात याद रखिए, आप जानते हैं ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, इसको याद करना बहुत ही जरूरी है, यही सब्जेक्टिव बन जाता है। किसी राजनीतिक सीमा के अंतर्गत भूमि, खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन्य जीव एवं समुद्री जीव जो होते हैं वो राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। आपसे पूछेगा राष्ट्रीय संसाधन क्या है, तो ये इसका डिफिनीसन ये भी लिख सकते हैं, ये डिफिनीसन समझ में आया। चलिए, और एक बात याद रखिएगा, जब यह जो है 100 किलोमीटर समुद्री क्षेत्र, कभी से पूछेगा राष्ट्रीय संसाधन कहाँ तक होते हैं, तो 200 किलोमीटर महासागरीय क्षेत्र तक, ठीक है। किसी भी देश से महासागरीय 200 किलोमीटर तक हम जाएंगे महासागरीय क्षेत्र, तो हमारा क्या है, हमारा है राष्ट्रीय संसाधन आता है। अब आता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। इसमें भी क्या आप जानते हैं, इसको याद रखना बहुत जरूरी, किसी भी देश के तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी तक का क्षेत्र अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ये तो क्वेश्चन कितने बार एग्जाम में पूछ लिया हुआ है, इसको याद करना बहुत जरूरी है। आगे, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या है, ऐसे संसाधन का नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है। तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी छोड़कर खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का आधिपत्य नहीं होता। याद रखिएगा, किसी भी देश के तट रेखा से 200 किलोमीटर के बाद किसी भी देश का अधिकार नहीं होता है, ठीक ना। जब किसी भी देश का अधिकार नहीं होता है, ऐसे संसाधन का उपयोग सिर्फ अनुसंधान हेतु, यानी कि क्या बोला जाता है, जब से रॉकेट उड़ता है तो उसके उड़ाने में अंकर है ना, ऐसे संसाधन का सिर्फ अनुसंधान रिसर्च के लिए किया जाता है, ठीक ना। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के संस्थाओं के सहमति से किसी राष्ट्र द्वारा किया जा सकता है। यानी कि मान के चलिए कोई मिसाइल लॉन्च कर रहे हैं और उसको कहाँ गिराना, कहीं तो गिराइएगा तो दिक्कत हो जाएगा ना, तो उस सभी जो लॉन्च होता है मिसाइल, वो सबको गिराया जाता है तट रेखा, समुद्र जो किसी भी देश के तट रेखा से 200 किलोमीटर बाद गिराया जाता है। और वो भी किससे सहमति लिया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से पहले सहमति लिया जाता है, उसके बाद गिराया जाता है, ठीक ना। अगर ऐसा नहीं कीजिएगा तो आप पर कार्रवाई हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। चलिए आगे, स्वामित्व के आधार पर भी संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है संभावित संसाधन, ऐसे संसाधन जो किसी विशेष क्षेत्र में मौजूद है, जिसे उपाय में लाया जाने की संभावना रहती है, इसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। यानी कि वैसे क्षेत्र जो संसाधन तो है, ऐसे क्षेत्र जहाँ तो संसाधन है लेकिन अभी तक वह तकनीक नहीं मिल पाया है जिसके वजह से हम उसको उपयोग में ला सके, तो वैसे संसाधन को बोलते हैं संभाव्य संसाधन। जैसे मैं आपको हिमालय क्षेत्र का खनिज, हिमालय में खनिज तो है लेकिन उसको निकाल नहीं सकते, क्यों, क्योंकि हमारा अभी तक उस तरह का तकनीक नहीं मिल पाया है। जिनका उत्खनन अधिक गहराई में होने के कारण दुर्लभ, दुर्गम और महंगा है। इस प्रकार आपका गुजरात और राजस्थान गुजरात क्षेत्र में पवन और सौर ऊर्जा की असीम संभावना है, परंतु अभी तक इसका सही रूप से विकास नहीं हो पाया है। हमारे जो राजस्थान है चाहे गुजरात है, यहाँ पे तो सौर पैनल लगा के हम बिजली बहुत उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन उस तरह का अभी तक व्यवस्था नहीं है, ठीक है। दूसरा है विकास संसाधन, क्या है, विकसित संसाधन, ऐसे संसाधन जिसका सर्वेक्षणों प्रांत उपयोग हेतु मात्रा एवं गुणवत्ता का निर्धारण हो चुका है। पूर्व में भी यह बताया जा चुका है कि संसाधन का विकास तकनीक और
संभाव्यता पर निर्भर करता है, वो हमको विकास संसाधन के अंतर्गत आता है। और एक बात याद रखिएगा, जैसे यहाँ पे लिया हम लिखा हुआ क्या आप जानते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिए कभी भी चैप्टर में भूगोल वाले में कहीं भी क्या आप जानते हैं वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पुटअप होता है। गुजरात के भुज में सौर ऊर्जा का आधुनिक उपकरण बड़े स्तर पर लगाया जा रहा है। तो यानी आपसे क्वेश्चन पूछेगा गुजरात के किस जगह पर सौर ऊर्जा का अधिक उपकरण बड़े स्तर पर लगाया जा चुका है या लगाया जा रहा है, तो याद रखिएगा भुज। ठीक है ना, ये आपका क्वेश्चन है। भंडार संसाधन क्या है? भंडार संसाधन ऐसे संसाधन पर्यावरण में उपलब्ध होते हैं तथा मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम हैं। उपयोग हेतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में इसके केवल भंडारी संसाधन के रूप में देखा जा सकता है, जैसे कि जल का भंडारण, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक, यानी याद रखिए जल जो होता है हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है। जबकि याद रखिएगा हाइड्रोजन क्या होता है? जलने वाला है, ऑक्सीजन जलाने वाला है, फिर भी अगर दोनों मिल जाता है तो क्या बन जाता है? जल बन जाता है। समझ में आया? जिसमें ऊर्जा उत्पादन की असीम क्षमता छिपी हुई है, लेकिन उच्च तकनीक के अभाव में ऐसे संसाधनों का उपयोग नहीं किया जा रहा है। याद रखिएगा हम आपको उस दिन बताए थे जब फिजिक्स पढ़ा रहे थे, तो क्या बताए थे कि जल जो होता है जल को गर्म किया जाता है और जल से ही विद्युत उत्पन्न किया जाता है। तो जल से तो विद्युत उत्पन्न करने की बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ बहुत पानी की व्यवस्था है, लेकिन अभी तक उस तरह के तकनीक हमारे पास नहीं हो पाया है। अगर इस तरह से जल से यदि विद्युत उत्पन्न कर लिया जाए तो याद रखिएगा हमारे पास जो होगा संसाधन जो होगा जल संसाधन यानी जिसको हम लोग जल ऊर्जा भी बोलते हैं, जब विद्युत उत्पन्न करेंगे तो काफ़ी सस्ता हो जाएगा। अब संचित कोष संसाधन क्या होता है? वास्तव में ऐसे संसाधन भंडार संसाधन का ही अंश है जिसमें उपलब्ध तकनीक के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है। इसका तत्काल उपयोग प्रारंभ नहीं हुआ है। भविष्य की पूंजी है। नदी जल भविष्य में जल विद्युत उत्पन्न करने में उपयुक्त हो सकते हैं। वर्तमान में इसका उपयोग अत्यंत ही सीमित है। ऐसे संसाधन वन में या बांधों में जल के रूप में संचित है। तो याद रखिएगा संचित कोष संसाधन जो होता है हमारे भविष्य के लिए उपलब्ध है। ठीक है, अब आता है यहाँ से क्वेश्चन आता है संसाधन का नियोजन से आप क्या समझते हो? क्वेश्चन आता है, अब इसको बारे में समझिए और यहाँ से आपको लिखना पड़ेगा। संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग संसाधन का नियोजन कहलाता है। याद रखिएगा वर्तमान परिवेश में संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग हमारे सामने चुनौती बनकर खड़ा है। संसाधनों का विवेकपूर्ण दोहन हेतु सार्वमान्य रणनीति तैयार करना संसाधन संयोजन की एक प्रथम प्राथमिकता है। अगर आप लोग संसाधन का अगर सही ढंग से उपयोग नहीं करते हैं, तब उसको यदि नहीं करते हैं तो संसाधन तुरंत ही खत्म हो जाएगा, आने वाले पीढ़ी के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, उसको उस तरह के संसाधन नहीं मिल सकते हैं। तो यही बात कहा जा रहा है, अब संसाधन को सही तरीके से सही रणनीति के साथ अगर उपयोग करते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं संसाधन का नियोजन, संसाधन नियोजन। ठीक है, आगे संसाधन नियोजन किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए आवश्यक है। ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए संसाधन नियोजन बहुत जरूरी है, क्योंकि संसाधन का सही तरीका से उपयोग करना जरूरी है। भारत जैसे देश के लिए यह एक अपरिहार्य है। यहाँ संसाधन की उपलब्धता में अत्यधिक विविधता के साथ साथ सघन जनसंख्या व्याप्त है। यहाँ कई ऐसे प्रदेश हैं जो संसाधन संपन्न हैं। कई ऐसे भी प्रदेश है जो संसाधन की दृष्टि से काफ़ी विपन्न है। कुछ ऐसे भी देश है जहाँ एक ही प्रकार के संसाधन का प्रचुर भंडार है
और अन्य अन्य दूसरे संसाधनों में वह गरीब है। जैसे कि झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ऐसे आदि ऐसे देश हैं जहाँ पे खनिज और कोयला प्रचुर मात्रा में विद्यमान है, ठीक ना। तो वहाँ पे कोयला तो है, लेकिन और सारे और बाद बाकी जो है खनिज वहाँ पे नहीं है किसी भी प्रकार। जैसे कि उसी प्रकार बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा चूना पत्थर के लिए और पाइराइट के लिए वह धनी है। तो गुजरात किसके लिए, आपको हम अभी बता दिए हैं कि गुजरात यह झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जो है वह खनिज और कोयला के लिए प्रसिद्ध है। तो वही हमारा बिहार जो होता है आपका चूना पत्थर, और वही आपका पाइराइट के लिए वह प्रसिद्ध है। वही अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, तो यह जल के लिए उपलब्ध है, और बिहार चूना पत्थर के लिए और पाइराइट के लिए। परंतु कतिपय कारणों से उसका विकास नहीं हो पाया है। राजस्थान में सौर ऊर्जा के साथ साथ पवन ऊर्जा की प्रचुरता है, परंतु यह राज्य जल संसाधन की दृष्टि से अति निर्धन है। भारत में लद्दाख जैसे भी क्षेत्र हैं जो शीत मरुस्थल के रूप में अन्य भागों में अलग थलग हो गया है, लेकिन यह प्रदेश जो है सांस्कृतिक विरासत का धनी है, जहाँ जल, महत्वपूर्ण खनिज एवं मौलिक अवसंरचना की बहुत कमी है। अतः राष्ट्रीय, प्रांतीय तथा अन्य स्थानीय स्तरों पर संसाधन की समायोजन एवं संतुलन के लिए संसाधन नियोजन का अनिवार्य आवश्यक है। ठीक है, ये हो गया संसाधन नियोजन। तो कोई ऐसे देश है जहाँ पे संसाधन बहुत अच्छा है, तो कहीं पे वो संसाधन कहीं दुर्लभ है। हमारा जो राजस्थान है वहाँ पे सौर ऊर्जा तो है, सौर ऊर्जा भी है, उसके साथ साथ पवन ऊर्जा भी है, लेकिन वहाँ पे जल सही तरह से नहीं है। तो इसका सही उपयोग किया जा सकता है, अगर सही तरह से उपयोग करें तो हमारा फायदा होगा। ठीक है, इसी को बोला जाता है संसाधन नियोजन। आगे होते हैं संसाधन। भारत में संसाधन नियोजन क्या है? भारत में संसाधन नियोजन क्या है? संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है। याद रखिए, संसाधन नियोजन कैसे प्रक्रिया है? तो एक जटिल प्रक्रिया है। इसके लिए आवश्यक क्रियाकलाप की आवश्यकता होती है। ये क्रियाकलाप संसाधन नियोजन को सोपान होते हैं। क्या होते हैं? इस सोपान के सहारे किसी भी देश के उपलब्ध संसाधन सदुपयोग कर किसी भी देश की उन्नति का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है। संसाधन नियोजन के सोपानों को किसी प्रकार बांटकर क्या बोला जाता है? अध्ययन किया जा सकता है। पहले में है, सबसे पहले बांट सकते हैं देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधन की पहचान करने का सर्वेक्षण करना। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ये आपका हो सकता है तो 2 नंबर या 5 नंबर में क्वेश्चन आ सके। क्वेश्चन किस तरह से होगा? आपको संसाधन नियोजन के सोपानों को किस प्रकार आप बांटकर अध्ययन कर सकते हैं, किस प्रकार? तो आपको इस तरह से लिखना होगा, किसी भी देश के विभिन्न प्रदेशों के संसाधन की पहचान करने के लिए सर्वेक्षण करना। सर्वेक्षणोपरांत मानचित्र तैयार करना चाहिए। मानचित्र तैयार करने के बाद संसाधन की गुणवत्ता के बारे में, उसके मात्रा के बारे में आधार पर मापन या आकलन करेंगे। तीसरा नंबर में संसाधन विकास योजना के मूर्त रूप से, यानी मूर्त किसको बोलते हैं? जो आपको दिखाई दे, जो आँख से आप देख सकते हैं, मूर्त रूप से देने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल एवं संस्थागत नियोजन की रूपरेखा तैयार कर सकते हैं। चौथा है कि राष्ट्रीय विकास योजना एवं संसाधन विकास योजना के मध्य समन्वय स्थापित करके आप क्या कर सकते हैं? संसाधन नियोजन को अध्ययन कर सकते हैं। ये 4 तरीका से इस तरह से अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलिए। हमारे देश के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संसाधन नियोजन के लक्षित उद्देश्यों को हासिल करने का प्रयास किया जा रहा है। इस संदर्भ में भारत सरकार प्रथम पंचवर्षीय योजना से
ही प्रयासरत है। किसी भी इकाई पर विकास हेतु संसाधन एक आवश्यक शर्त है, किंतु प्रौद्योगिकी एवं संसाधनों में वांछित परिवर्तन के अभाव में केवल संसाधनों का उपलब्ध से विकास संभव है। याद रखिएगा, आज भी हमारे देश में ऐसे कई राज्य हैं जहां संसाधन की प्रचुरता के बाद भी आर्थिक रूप से पिछड़े राज्य के रूप में गणना की जाती है। विपरीत कुछ ऐसे भी राज्य हैं जो संसाधन के अभाव में भी आर्थिक रूप से विकसित है। तो कुछ भारत देश में कुछ ऐसे भी राज्य हैं जहाँ पे क्या है, जहाँ पे कुछ ऐसे संसाधन हैं जो अभाव तो है फिर भी वह विकसित है। कुछ ऐसे भी कोई ऐसे भी राज्य है जो यहाँ पे संसाधन है फिर भी वह गरीब है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे राजस्थान जो है, क्या आपका जो राजस्थान है, राजस्थान जो है, राजस्थान में कौन सा संसाधन है? एक सौर संसाधन है प्रचुर मात्रा में, इसके साथ साथ पवन ऊर्जा भी संसाधन के रूप में है, लेकिन वहाँ पे जल सही से नहीं है फिर भी वह विकसित है। अब यहाँ पैराइट जो है, बिहार में पैराइट है, झारखंड में कोयला है फिर भी वह गरीब है। जबकि सबसे ज़्यादा कोयला के उत्पादन जो है, कोयला प्रचुर मात्रा में आपका झारखंड में है फिर भी वह गरीब है। क्यों? इसका पीछे राज है, ठीक ना। तो वही कह रहा है, अगर आज के समय में, अब देखिए कोयला जो है आपका झारखंड से ले जाया जाता है, और जितना में कोयला झारखंड से ले जाया जाता है उतना ही में अन्य राज्यों में बिकता है, तो फायदा क्या होगा झारखंड को? तो ऐसी स्थिति है जिसके वजह से कुछ ऐसे राज्य होते हैं गरीब के गरीब रह जाते हैं बहुत, और जो दूसरे राज्य ले जाते हैं वो अमीर हो जाते हैं। ध्यान दीजिएगा। संसाधनों के संरक्षण, सभ्यता एवं संस्कृति के विकास में संसाधन की अहम भूमिका होती है, किंतु संसाधनों का विवेकपूर्ण यानी कि बुद्धि से अगर उसका उपयोग नहीं किए तो अतिशय उपयोग विविध प्रकार के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक और पर्यावरण को जन्म, यह क्या हो जाएगा? विविध रूप से आपका सांस्कृतिक जो है वह खराब हो सकता है। मान के चलिए आज आप सही तरह से संसाधन का उपयोग नहीं करते हैं, संसाधन का उपयोग नहीं कीजिएगा, आने वाले पीढ़ी के लिए क्या हो, संसाधन नहीं बचेगा जो उस पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, चलिए ध्यान समझिए आगे। प्राचीन काल से ही संसाधनों का संरक्षण समाज सुधारकों, नेताओं और चिंतकों एवं पर्यावरणविदों के लिए चिंतनीय ज्वलंत विषय रहा है। इस संदर्भ में महान दार्शनिक एवं चिंतक जो है आपका जो कौन है, महात्मा गांधी जी हैं, वो कहते हैं कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है कि यह जो है तथ्य किसका कहा गया है, ये किसने कहा है कि पेट भरने के लिए तो हम के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। यह कथन किनका है? यह कथन महात्मा गांधी जी का। दूसरी बात आगे बोलते हैं, मेघा पाटेकर जी बोलते हैं क्या, कहते हैं कि नर्मदा बचाओ अभियान। तो अब सब कुछ नर्मदा बचाओ अभियान किसके अंतर्गत हुआ था? मेघा पाटेकर के अंतर्गत हुआ था। ये सब ध्यान में रखिएगा, ये सब क्वेश्चन आने वाला है। सुंदरलाल बहुगुणा, जैसे कि सुंदरलाल बहुगुणा, यह किस आंदोलन से संबंधित है? तो वह चिपको आंदोलन से संबंधित है। संदीप पांडे द्वारा वर्षा जल संचयन कर कृषि भूमि का विस्तार, आपसे पूछेगा वर्षा जल संचयन कर कृषि भूमि का विस्तार करने का श्रेय किनको जाता है? तो श्रेय जाता है आपका संदीप पांडे को जाता है। किसको जाता है? संदीप पांडे को जाता है। याद रखिएगा, संसाधन संरक्षण की दिशा में अत्यंत सराहनीय कदम है, और ये संसाधन संरक्षण के बारे में बताए हुए हैं। इन्होंने संसाधन संरक्षण पर बहुत ही आवाज़ उठाए हुए हैं। आगे, गांधी जी जैसे कई चिंतकों का मानना है कि मानव का
स्वार्थी और लालची प्रवृत्ति तथा आधुनिक तकनीकों का शोषणात्मक क्रियाकलाप संसाधन के तीव्रतम ह्रास के लिए मजबूर कर देती है या कर देता है। गांधी जी मिशन द्वारा उत्पादन के घोर विरोधी थे। मशीन द्वारा उत्पादन के घोर विरोधी थे। वो कहते थे अपने से बनाओ, मशीन के द्वारा मत बनाओ। ऐसे क्या होगा, एक तो होगा जो मशीन से बनेगा तो आपका मशीन से जो आदमी का काम करना, आदमी बहुत काम करेगा, आदमी बहुत कम काम करेगा तो उसका आजीविका का पालन नहीं हो सकता। उस समय बोले थे जिस समय का उसकी स्थिति उस समय की थी, लेकिन आज के समय में ऐसा कहा जाए तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी विकास नहीं होगा और भी दिक्कत हो जाएगा। जो जिस समय वो थे उस समय वो ठीक का बोल रहे थे। क्या आप जानते, ये प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। मानव एवं तकनीक की शोषणात्मक दोहन प्रवृत्ति डाकू के अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अब याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है और ये कई बार क्वेश्चन आया, नहीं पता होगा तो आप लोग क्वेश्चन बैंक में जाकर देख सकते हैं ये क्वेश्चन कितने बार आ चुका है कि मानव तकनीक के शोषणात्मक दोहन की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है, तो डाकू का अर्थव्यवस्था कहा जाता है। आगे देखिए, वे बड़े जन समुदाय द्वारा उत्पादों के उत्पादन के समर्थक थे, जिससे बड़ी आबादी को बेरोजगारी, कहे ना बेरोजगारी, जो उस समय आदमी थे उसको आर्थिक स्थिति सुधर जाए, काम भी मिले, रोजगार भी मिले, वो सब सोचते थे। सामाजिक कोड से बचाया जा सके, और मानव जो होता अगर मशीन ही सब काम कर लेगा तो आदमी कोड़ी हो जाएगा, यानी कि काम करना नहीं, आलसी हो जाएगा, जो वास्तव में अभी ऐसा ही हो रहा है। लोग अब मशीन से काम हो रहा है तो आदमी उस तरह का फुर्ती उसके शरीर में नहीं है। उनका मानना था कि प्रक्रिया में श्रमिकों में कार्य क्षमता के विकास में वृद्धि होगी और संसाधनों के दोहन पर भी विराम लगेगा। और जब वो मेहनत करके कोई काम करेंगे तो ऐसे क्या होगा, उसके महत्व को समझेंगे। अगर मशीन बना के देगा तो महत्व को नहीं समझ पाएगा। बहुत बड़े विचारक थे। संसाधन के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक सम्मेलन हुए। सर्वप्रथम 1968 ईस्वी में क्लब ऑफ रोम, याद रखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिएगा। क्या है, सर्वप्रथम 1968 ईस्वी में क्लब ऑफ रोम की वकालत किसने की थी? वकालत किसने की थी? महात्मा गांधी जी ने की थी। सन 1974 ईस्वी में सुमशेर की पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल, तो आपसे क्वेश्चन करेगा स्मॉल इज ब्यूटीफुल किनके द्वारा लिखा गया है? तो सुमशेर के द्वारा लिखा गया है। स्मॉल इज ब्यूटीफुल कब लिखा गया था? 1974 ईस्वी में लिखा गया है। इससे संबंधित गांधी जी के विचारक प्रकाशित हुए। और ये याद रखेगा, सुमशेर की पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल में इससे संबंधित गांधी जी के विचार प्रकाशित है। यानी कि कहने का मतलब है कि स्मॉल इज ब्यूटीफुल में किनके विचार को लिखा गया है? महात्मा गांधी जी के विचार को लिखा गया है। ब्रंटलैंड आयोग द्वारा 1987 ईस्वी का प्रतिवेदन भी संसाधन संरक्षण के संबंध में विश्व जगत की दृष्टि खोलने में कारगर सिद्ध हुआ है। इसे सतत विकास की संकल्पना के साथ साथ संसाधन संरक्षण पर भी बल दिया गया है। इस रिपोर्ट के बाद हमारा साझा भविष्य शीर्षक से भी दस्तावेज प्रकाशित किया गया। अब यहाँ देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे यह क्या लिखा गया है? रियो डी जेनेरो जो कहाँ है स्थित है? ब्राज़ील में है और 1922 ईस्वी में आयोजित किया गया था। रियो डी जेनेरो वो कहाँ है? ब्राज़ील में आयोजित हुआ था। कब आयोजित हुआ था? 1922 ईस्वी में आयोजित हुआ था। जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है, आयोजित पृथ्वी सम्मेलन भी इस संदर्भ में एक सुनियोजित प्रयास था। तो सबसे पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो 1922 ईस्वी में। कहाँ हुआ? ब्राज़ील में। ब्राज़ील के कौन सा जगह पर? रियो डी जेनेरो में हुआ था। ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है।
आगे 1987 ईस्वी में 1997 ईस्वी में न्यूयॉर्क में द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन और 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित तृतीय पृथ्वी सम्मेलन संसाधन संरक्षण की दिशा में एक विश्व स्तरीय सराहनीय प्रयास है। याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा, किस तरह से कहेगा क्या कि बताइए जो पृथ्वी सम्मेलन है वह किसके लिए आयोजित किया जा रहा था। तो याद रखिए संसाधन के संरक्षण के लिए किया जा रहा था सम्मेलन। संसाधन के संरक्षण के लिए कोई भी सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हो, चाहे द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हो, चाहे तृतीय पृथ्वी सम्मेलन हो, वह सब के सब संसाधन के संरक्षण की दिशा में जोर दिया जा रहा था उस सभी के द्वारा। अब है आपका शायद लास्ट ही लग रहा है, ये लास्ट ही हो सकता है, ठीक ना। सतत विकास की अवधारणा। संसाधन मनुष्य के जीविका के आधार है। जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए संसाधन के सतत विकास की अवधारणा अति आवश्यक है। संसाधन प्राकृतिक प्रदत्त उपहार है कि अवधारणा के कारण मानव ने इसका अंधाधुंध दोहन किया। इसके कारण पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न हो गई है। और इसके बाद जो क्वेश्चन है बहुत इम्पोर्टेंट होगा, ध्यान समझना। व्यक्ति के लालच लिप्सा ने संसाधन के तीव्रतम दोहन कर संसाधनों के भंडार में चिंतनीय हैरान से ला दिया है। संसाधन के केंद्रीयकरण खास लोगों के हाथों में आने से समाज दो स्पष्ट भागों में यानी कि संपन्न और विपन्न में बट गया हुआ है, ठीक ना। संपन्न लोगों द्वारा स्वार्थ के वशीभूत होकर संसाधन का विवेकपूर्ण दोहन कर रहे हैं, जिससे विश्व परिस्थितिकी में घोर संकट की स्थिति उत्पन्न हो रही है, जो आज के समय में हो रहा है। जो दिल्ली के पास में एक पहाड़ है, ठीक ना, पर्वत है, उसको सरकार सुप्रीम कोर्ट द्वारा ऐलान दिया गया है कि उसको जो 100 मीटर से दूर होगा, कम होगा, उसको काट दिया जाए पर्वत को। तो ये क्या है, ये तो किसी न किसी बड़े आदमी के चुंगल में चला गया, इस वजह से ना उसको हटा दिया जाए। यदि वो हट जाएगा तो पूरे के पूरे तबाह हो जाएगा, दिल्ली हो गया, ये सभी पूरा तबाह हो जाएगा, ठीक ना। आगे ध्यान दीजिएगा। तो ये स्वार्थ के हिसाब से किया जा रहा है, स्वार्थी वो लोग हो गए हुए हैं। आगे ध्यान दीजिए। भूमंडलीय तापन, ओजोन क्षय, पर्यावरणीय प्रदूषण, मृदा क्षरण, भूमि विस्थापन, अम्लीय वर्षा, असमय ऋतु परिवर्तन जैसे पारिस्थितिक संकट पृथ्वी पर व्याप्त सभ्यता संस्कृति को निगल जाने को तैयार हैं। अगर इन स्वार्थी तत्वों या देशों द्वारा अनवरत विदोहन चलता रहा तो पृथ्वी का जैव संसार विनाश हो आयोगे में समा जाएगी। ये लग खत्म हो चुका है, ध्यान से समझिएगा, लास्ट है टॉपिक, ठीक है। उपरोक्त परिस्थिति से निजात पाने और विश्व शांति के साथ जैव जगत को गुणवत्तापूर्ण जीवन लौटाने के लिए सर्वप्रथम समाज में संसाधनों का न्याय जगत बंटवारा अपरिहार्य है। दूसरे शब्दों में संसाधन का नियोजन उपयोग होना आवश्यक है। इससे पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए भविष्य के आवश्यकताओं के मद्देनजर वर्तमान विकास को कायम रखा जा सकता है। या सतत विकास क्या होता है, आप वर्तमान की आवश्यकताओं को भी पूर्ति कर लेते हैं और भविष्य में जो भविष्य में आने वाले हैं जो पीढ़ी, उसके लिए भी आप बचा सकते हैं। यही सतत विकास होता है, ठीक ना। ऐसी धारणा ही सतत विकास कही जाती है। इससे वर्तमान विकास के साथ भविष्य को भी सुरक्षित रखा जाता है। स्मरणीय जो इम्पोर्टेंट तथ्य जो होते इसको ध्यान समझिएगा। और यहाँ से क्वेश्चन आता है,
और इसको समझ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन आंसर हम बता देंगे, उसको आप लोग अपना से कर लीजिएगा। पृथ्वी सम्मेलन, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 3 जून से स्टार्ट हुआ था और 14 जून तक चला था। कब? 1922 ईस्वी में। कहाँ पे? रियो डी जेनेरो में। रियो डी जेनेरो में हुआ था, रियो डी जेनेरो में हुआ था, याद रखें। कहाँ पे हुआ था? रियो डी जेनेरो में। जिसमें विकसित और विकासशील 2 देश होते हैं। एक विकसित भी देश था और उसमें विकासशील भी देश था, दोनों देश था। लगभग 178 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इस पृथ्वी सम्मेलन में ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात किया गया था। किसके बारे में बात किया गया था? ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात किया गया था। ठीक है। दूसरा, वन संरक्षण के बारे में बात किया गया था। जैव विविधता के बारे में बात किया गया था। कार्यक्रम 21 के बारे में बात किया है। रियो घोषणा पत्र पर भी समझौता किए गए थे। तो इन सभी चीज़ों पर बात किया गया था प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में। तो याद रखिए, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में आपसे पूछ देगा कि ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा किस पृथ्वी सम्मेलन में हुआ था? तो आप कहिएगा प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में। वो कब हुआ था? तो 1922 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरो में। अब आते हैं कार्यक्रम 21 क्या है? एजेंडा, कार्यक्रम को बोला जाता है एजेंडा, बोला जाता है इंग्लिश में। एजेंडा 21 क्या है? समझिए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है UNCED के तत्वाधान में रियो डी जेनेरो में सम्मेलन के राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृत 800 पृष्ठीय का एक घोषणा पत्र है। कितना का है? एजेंडा है यह 800 पत्र का है, 800 पेज का है। समझे, पृष्ठ यानी कि पेज, 800 पेजों का एक घोषणा पत्र है, जिसमें सतत विकास को प्राप्त करने के लिए कार्यक्रम 21 कार्यक्रम को स्वीकृति किया गया। इस एजेंडा जो इंग्लिश में बोला जाता है एजेंडा, कार्यक्रम, तो एजेंडा 21 को गठित करने हेतु सभी देश को निर्देशित दिए गए तथा इस पर होने वाले खर्च के वहद हेतु विश्व पर्यावरणीय कोष की स्थापना की गई। तो याद रखिएगा, जो एक कार्यक्रम एजेंडा 21 जो है कितने पेजों का है? 800 पेजों का है। उसमें किसका स्थापना किया? विश्व पर्यावरणीय कोष को स्थापना की गई थी। ठीक है, ये याद रखिएगा। और ये जो है आपका द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, यह जो हुआ था वह 23 जून को स्टार्ट हुआ, 27 जून तक चला था। 23 जून से चला था और 27 जून तक चला। 23 जून के स्टार्ट हुआ, 27 जून तक चला था। वह कब चला था? 1997 ईस्वी में। कहाँ पे चला था? न्यूयॉर्क में। जो न्यूयॉर्क कहाँ? अमेरिका में है। कहाँ पे है? अमेरिका में है। कहाँ में है? अमेरिका है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के मूल्यांकन के लिए, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन था जो हुआ, उसमें क्या सुधार हुए उसके मूल्यांकन 5 वर्षों के बाद आयोजित हुआ। इसके जस्ट 5 वर्ष बाद 92 में हुआ यहाँ पे प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। इसके 5 साल बाद हुआ था कौन? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन। किस लिए हुआ था? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का मूल्यांकन करने के लिए। इसमें +5 सम्मेलन स्थापित भी का, इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है इसको? +5 सम्मेलन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसको 5 साल बाद इसके मूल्यांकन के लिए इसको चालू किया गया था। ये क्वाटो सम्मेलन, इसको क्वाटो सम्मेलन दिसंबर 1997 इसमें पृथ्वी सम्मेलन को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए जापान के कोटो में सम्मेलन आयोजित हुआ। तो उस 97 में ही कोटो सम्मेलन भी हुआ। कहाँ हुआ? दिसंबर 1997 में हुआ था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात किया गया, चर्चा किया गया था। और उसको बचाने के लिए जापान के कोटो जगह है, वहाँ पे सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें उसी साल में देखिए, यह जो है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जून में, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जून में हुआ था। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जून में महीने में हुआ था। और कोटो जो सम्मेलन हुआ था वह दिसंबर 1997 में हुआ था, याद रखिएगा। और वह कहाँ पे हुआ था कोटो सम्मेलन? जापान के एक कोटो जगह है, वहाँ पे हुआ था, जिसमें कितने देश भाग लिए थे? 159 देश भाग लिए थे। इसमें 6 गैस कौन कौन है? आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन गैस है, N2O है, आपका
HFC है, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, जिसको सल्फाइड हेक्साक्लोराइड ये हो गया। ये 6 गैसों को ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार ठहराया गया, ठीक ना, और उसको जिम्मेदार माने इसके उपयोग के कटौती पर सहमति दिया गया कि इसको कैसे भी रोका जा सके। कार्बन डाइऑक्साइड के वजह से आपका ग्लोबल वार्मिंग प्रभावित होता है, तो इसको रोकने के लिए उस पर कदम उठाया गया। 1997 में ही कदम उठाया गया, जो अभी तक चलता ही है। आगे ध्यान दीजिएगा, यहाँ यूरोपीय संघ ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में 8%, संयुक्त राज्य अमेरिका 7%, ठीक ना। यूरोपीय संघ ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में 8%, संयुक्त राज्य अमेरिका 7%, जापान 6% के कटौती पर सहमति दिए। इसे मॉन्ट्रियला समझौता भी बोला जाता है। इसको कौन सा समझौता बोला जाता है, याद रखिएगा, इसको याद एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आज नहीं तो कभी भी काम दे सकता है, ठीक ना। इसका याद रखिएगा, जापान के कोटो जो समझौता, उस कोटो समझौता किस समझौता के नाम से जाना जाता है, मॉन्ट्रियला के समझौता के नाम से जाना जाता है। और 1987 ईस्वी का विस्तार भी माना जा सकता है। इसे मॉन्ट्रियला समझौता 1987 ईस्वी का विस्तार भी माना जा सकता है। किसको माना जा सकता है, वह आपका कोटा सम्मेलन को। यानी कि इस कहने का मतलब यहाँ है कि कोटा सम्मेलन को जो पहले चला था 1987 ईस्वी में, उसी का बृहत रूप है जो मॉन्ट्रियला समझौता जो 1987 ईस्वी में चला था, उसी का बड़का रूप कौन है, कोटा सम्मेलन, जो कब चला, 1997 में चला, यानी इससे 10 साल पहले बाद चला। इस सम्मेलन को विश्व पर्यावरणीय सम्मेलन या ग्रीन हाउस सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा, विश्व पर्यावरण सम्मेलन किसको कहा जाता है, कोटा सम्मेलन को कहा जाता है। या ग्रीन हाउस सम्मेलन किसको कहा जाता है, या कोटा सम्मेलन को कहा जाता है। क्यों, क्योंकि कोटा सम्मेलन में 6 गैसों को ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार ठहराया गया, ठीक है। तीसरा पृथ्वी सम्मेलन समझिए। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन जो था 10 वर्ष के बाद हुआ था, जो 2000 प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के 10 साल बाद। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था, ठीक ना, 1992 में हुआ था। इससे 10 साल बाद कब हुआ था, 2002 में दिसंबर महीना में। ध्यान दीजिएगा, 10 साल बाद 26 अगस्त के स्टार्ट हुआ, सितंबर में हुआ था ना, 26 अगस्त के स्टार्ट हुआ और 4 सितंबर तक ये चला सम्मेलन। कहाँ पे चला, जोहान्सबर्ग में चला था। इस सम्मेलन में पर्यावरणीय संबंधी 150 धाराओं पर विश्व स्तरीय सहमति तैयार किया गया, यानी इस पर धारा पर चर्चा किया गया, पर्यावरणीय धारा पर सहमति तैयार किया गया। इस सम्मेलन का कोई परिणाम नहीं निकल सका। यह जो सम्मेलन है, इसका परिणाम नहीं निकल सकता। इस सम्मेलन में विश्व के विभिन्न देशों के लगभग 2000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, और इसका कोई परिणाम नहीं निकल कर आया था। चलिए, अब क्वेश्चन आया। अब क्वेश्चन समझ लीजिए, इतना पढ़ाने के बाद आप कितना समझ पाए हैं। अब बताइए, कोयला किस प्रकार का संसाधन है, तो कोयला अनवीकरणीय संसाधन है, ठीक है। अब सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। सौर ऊर्जा जो है वह मानव निर्मित नहीं है, अजैव भी नहीं है, चक्रीय भी नहीं है, पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवार्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है, 200 NM। डाकू का अर्थव्यवस्था किस संबंधित है, किससे, संसाधन का आर्थिक नियोजन के विदोहन से। देखिए, पढ़े हुए रहिएगा तो बहुत आसानी से बता सकते हैं। समुद्री क्षेत्र के राजनीतिक सीमा से कितने किलोमीटर दूरी तक का क्षेत्र जो होता है राष्ट्रीय संपदा निहित है, 19.2 किलोमीटर। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है, यही लघु उत्तरीय प्रश्न आपसे पूछेगा कि संसाधन को परिभाषित कीजिए, संभावित संसाधन और संचित को संसाधन में अंतर स्पष्ट करें, आपका संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखे, संसाधन निर्माण के तकनीक में
तकनीक की क्या भूमिका है संसाधन के निर्माण में, इसके बारे में आपको लिखना है। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाए तो ये सबसे ज़्यादा पूछा जा गया है, ये दोनों में से दोनों क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार आया हुआ है। संसाधन के विकास में सतत विकास की अवधारणा के बारे में बताइए। और स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 तरह के होता है, चारों के बारे में बताना है। ठीक है, आज के लिए इतना है, फिर कल मिलेंगे।